हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों ये है आपके जेओआईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अदर सभी एचपीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एचपीएसएससी जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न को रिपीट करता है। और दोस्तों जेओआईटी एग्ज़ाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है वो है 13th, अगर इससे पहले की 14th क्लास है, सॉरी दोस्तों, अगर इससे पहले की 13 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुशअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज़ बीन फाउंड अलोंग विच रिवर। तो आपको बताना है दोस्तों जो हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता है वो किस नदी पर पाई गई है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सतलुज, सिंधु, रावी या फिर घग्गर हाकरा। तो आपको बताना है जो हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता है वो किस नदी पर पाई जाती है। दोस्तों जो हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता है ये पाई जाती है घग्गर हाकरा रिवर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, घग्गर हाकरा रिवर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सिंधु मार्क करते हैं, लेकिन घग्गर हाकरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। इसी कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ा और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा की जो खोज करी थी सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में 1921 में। अगला प्रश्न है, जीविका मेंशन्ड इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज ए। आपको बताना है आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था। तो आपको बताना है व्यापारी था, चिकित्सक था, बोधिसत्व था या फिर राजा था। तो दोस्तों आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक जो था वो था एक चिकित्सक। का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो जीवक था यह जो हो आरंभिक हर्यक वंश था, उसके जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनका प्रसिद्ध चिकित्सक था जीवक। और जब महात्मा बुद्ध जो थे वो बीमार हुए थे, उन्हें एक बीमारी लगी थी, तो दोस्तों जो बिंबिसार थे उन्होंने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। तो आपने याद रखना है हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन सिल्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया। तो आपको बताना है किसने रेशम व्यापार पर एकाधिकार कायम किया था। ऑप्शन है चीनियों ने, मिस्रों ने, यूरोपियों ने या फिर फारसियों ने। दोस्तों गुप्त काल में जो रेशम व्यापार है उस पर एकाधिकार जो बनाया था वो बनाया था चीनियों ने। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, चीनियों ने रेशम व्यापार पर एकाधिकार बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर ट्रीचेचरी मर्डरिंग हिज अंकल। तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा डैश डैश की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने चाचा की हत्या की थी और उस चाचा का नाम था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। और दोस्तों जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी या फिर जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना करी की थी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा। कब करी गई थी दोस्तों, ये करी गई थी 1290 में। इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश था और जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की हत्या करी गई ये करी गई थी 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सूबाज। तो आपको बताना है अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था। ऑप्शन आपके सामने है 14, 15, 26 या फिर 28। तो दोस्तों अकबर का साम्राज्य जो बंटा था वो बंटा था 15 सूबों में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आरंभ में अकबर का साम्राज्य, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में डिवाइड किया और उसके बाद 3 जो थे वो जब दक्कन की विजय उसने प्राप्त करी तो इसमें 3 जो थे और ऐड किए गए।
और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सूबों की संख्या हो गई थी वो औरंगजेब के समय हो गई थी। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, औरंगजेब के समय जो मुगल साम्राज्य था उनके सूबों की संख्या कितनी हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। तो दोस्तों आपको बताना है प्लासी के युद्ध कितने वर्षों के बाद हुआ, आपको बताना है। तो आपके सामने है ऑप्शन 2, 5, 6 या फिर 7। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 में। तो ये हुआ था दोस्तों कितने वर्षों के पश्चात, 7 वर्षों के पश्चात। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ थे उनके मध्य हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यह अंग्रेज़ों और दोस्तों जो दिल्ली का उसमें जो मुग़ल शासक था, जो शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों के खिलाफ हुआ था अंग्रेज़ों के साथ। और इसमें जो ये तीनों शक्तियाँ थी ये हार गई थी और अंग्रेज़ इसमें विजयी हो गए थे। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड केशव चंद्र सेन ज्वाइंड द ब्रह्मो समाज। तो आपको बताना है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज से कब जुड़े थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो ये करी गई थी दोस्तों राजा राममोहन रॉय के द्वारा 1828 ईस्वी में। तो आपने याद रखना है 1828 में। और उसके बाद जो केशव चंद्र सेन थे ये ज्वाइन करे गए दोस्तों, इन्होंने ज्वाइन करा था ब्रह्मो समाज 1857 और 58 के अराउंड। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 1858 से जुड़े थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज एडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी इन द ईयर। तो आपको बताना है दोस्तों ब्रिटिश माल सामान का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो ब्रिटिश माल सामान का जो बहिष्कार हुआ था ये हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब स्वदेशी मूवमेंट भारत में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों अगस्त 1907 से। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1907 में दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है, इससे पहले दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। अगर आप दोस्तों JOIT पोस्ट कोड 900 तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट सीरीज़ लेके आया है। तो दोस्तों आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिसके लिए आपको 50% का, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट जो है वो इसका बेनिफिट उठा चुके हैं और अब आपकी बारी है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, देरी मत करिए। 15 से आपको 20 टेस्ट इसमें मिल जाएंगे, 200 जैसा जो पैटर्न है उसके हिसाब से। और बाकी दोस्तों आपको 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी कंप्यूटर की तैयारी है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। रिफ्ट वैली एंड ग्रेबन आर रिजल्ट ऑफ। तो आपको बताना है दोस्तों जो रिफ्ट घाटी तथा ग्रेबन है वो किसका परिणाम है। ऑप्शन है फोल्डिंग एक्टिविटीज़, कंप्रेशनल फोर्सेस, फोल्डिंग एक्टिविटीज़ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो रिफ्ट घाटी और ग्रेबन है ये परिणाम है दोस्तों फोल्डिंग एक्टिविटीज़ के। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, भ्रंशन क्रियाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशनर टेक प्लेस इन विच लेयर। तो आपको बताना है वे परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं। आपको बताना है कौन सी लेयर में। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोभमंडल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोगर बैंक एंड ग्रैंड बैंक आर सिचुएटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द। तो आपको बताना है जो डोगर तट है और ग्रैंड तट हैं दोस्तों ये किस महाद्वीपीय कगार पर अवस्थित हैं। दोस्तों जो डोगर तट और ग्रैंड तट है
यह अवस्थित हैं अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इंटेंसिफाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको बताना है दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का एक मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, जल्दी से बताइए, 2 मिनट रुक जाओ। तो आपको बताना है दोस्तों, जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, वो कौन सी गैस के कारण बढ़ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, द यकुट्स बिलोंग टू। यकुट का संबंध है अमेजन बेसिन, नील वैली, नॉर्थ साइबेरिया या फिर कांगो बेसिन। तो दोस्तों यकुट का जो संबंध है ये है नॉर्थ साइबेरिया से। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उत्तरी साइबेरिया से संबंध है यकुट का। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मलेशिया इज़। तो आपको बताना है मलेशिया की मौद्रिक इकाई क्या है। तो दोस्तों जो मलेशिया है इसकी जो मौद्रिक इकाई है वो है रिंगिट। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, रिंगिट। और राजधानी जो है इसकी वो है कोलालमपुर। अगला प्रश्न है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज़। भूटान की कामकाजी भाषा कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है अंग्रेजी, कुचुआ, दोंगखा या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों भूटान की जो कामकाजी भाषा है वो है दोंगखा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दोंगखा जो है वो भूटान की कामकाजी भाषा है। अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट पीक इन पेनिसुलर इंडिया इज़। तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में जो सर्वोच्च चोटी है, पर्वत चोटी है, वो है अनाई मुड्डी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अनाई मुड्डी। अगला प्रश्न है, द रामागंगा राइजिज इन द। दोस्तों आपको बताना है जो रामगंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर अमरकंटक पठार। तो दोस्तों जो रामगंगा रिवर है ये निकलती है कुमाऊं हिमालय से। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय से निकलती है। और दोस्तों ये जो रिवर है इसके साथ ही जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भी स्थित है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था, जिसका जो पुराना नाम था वो था हैले नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, द गल्फ ऑफ कैम्बे इज एसोसिएटेड विद। खंबात की खाड़ी संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस से। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और कहाँ है दोस्तों गल्फ ऑफ कैम्बे, तो ये गुजरात के पश्चिमी तट पर है। अगला प्रश्न है, द फॉरेस्ट, आपको बताना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है चेन्नई, अहमदाबाद, कोच्चि या फिर देहरादून। तो दोस्तों जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये है देहरादून में। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री आर कॉल्ड। तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों बुनियादी उद्योग यानी कि बेसिक इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलाया जा सकता है। ये चलाया जा सकता है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।